तो कोई वक्र दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ रखता हुआ कब कहलाता है? दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ। जैसे मान लेते हैं अभी तो उस दिन हम यम का मान निकाले थे। सुनो, यम के मान वहाँ पे रिपीट मान नहीं प्राप्त हुए थे, यम के सभी मान अलग अलग प्राप्त हुए थे ना। रिपीट मान प्राप्त हुए थे? कोई नहीं प्राप्त हुए थे ना। यम के मान जब निकाले थे तो वहाँ पे कोई रिपीट मान नहीं था। लेकिन समांतर कैसे होगी? अरे जब किसी रेखा की प्रवणता समान होती है तो रेखाएं समांतर होती हैं, 11वीं क्लास में पढ़े थे। तो कोई वक्र दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ रखता हुआ कब कहलाएगा? जब फाई एन यम को 0 के बराबर करके सॉल्व करोगे तो यम के मानों में से कोई मान रिपीट रहेंगे। ठीक है। कोई वक्र, लिखो, कोई वक्र दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ रखता हुआ कहलाता है कब? यदि फाई एन यम इज इक्वल टू 0 से प्राप्त मानों में से कोई दो मान बराबर हो। जैसे इसको सॉल्व करने से मान लो यम का मान क्या आ गया? यम1 फिर यम2 आ गया है ना। बराबर मान दो ठो हैं। कल जो क्वेश्चन बताए थे सब तीनों मान अलग अलग थे, यहाँ 3 मानों में से कोई 2 मान क्या रहे? बराबर। तो समझ जाओ कि कोई यम यानी प्रवणता, तो दो अनंत स्पर्शियों की प्रवणता यदि समान है तो जब जानते थे tan थीटा बराबर 11वीं क्लास में पढ़े थे m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 गुणे m2। तो यदि रेखाएं समांतर हैं तो थीटा बराबर 0 रखते थे, तो tan 0 बराबर क्या होगा? m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 गुणे m2। और tan 0 का मान क्या होता है? 0। तो 0/1 कर लो, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 गुणे m2। फिर यह गुणा करोगे तो क्या होगा? m1 माइनस m2 बराबर 0। तो m1 बराबर m2। तो दो रेखाओं के समांतर होने का ये प्रतिबंध है, दोनों की प्रवणता समान होती है। तो जब दो रेखाओं की प्रवणता समान आ गई तो इसका मतलब है वक्र की दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं। वक्र की दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं। ठीक है। तो जब C का मान हम निकालते थे इस फार्मूले से, फाई n माइनस 1m अपान फाई n डैश m, तो C का मान m2 के संगत तो निकाल सकते हो, लेकिन m के जो बराबर मान आए हैं उनके संगत C का मान निकालोगे तो ये आएगा 0/0। तो 0/0 तो क्या? C गुणे 0 बराबर 0। तो C का मान निकालबे न करेगा। तो जब C का मान निकालबे न करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? C का मान जब नहीं निकलेगा इस फार्मूले से तो C का मान कैसे निकालेंगे? c² का फैक्टोरियल फाई 2, यहाँ पे लिखेंगे c² फाई डबल डैश m प्लस C की पावर 1/1 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब फाई n माइनस 1m प्लस C, थोड़ा सा इसको देखते हैं 1 मिनट, इसका फार्मूला क्या है, एक थोड़ा सा डाउट है इसमें। C के मान किस फार्मूले से निकालेंगे जब दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ रहेंगी? तो ऐसी कंडीशन में C का मान निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। देखो, c² का फैक्टोरियल फाई डबल डैश m, फिर क्या लिखेंगे? C की पावर 1/1 का फैक्टोरियल फाई n माइनस 1m। ठीक है। फिर क्या लिखते हैं? फाई n माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण की मदद से हम क्या निकालेंगे? क्या? समांतर अनंत स्पर्शियाँ। ठीक है। तो जो ये समीकरण होगा ना, तो इसमें m के स्थान पे हम क्या रख देंगे? जो बराबर मान है, मान लो m का मान आ गया 2, 2 आए 5। ठीक है।
तो ये इस समीकरण में हम क्या करेंगे, एम के स्थान पे 2 रखेंगे तो सी में एक वर्ग समीकरण आएगा। मान लो सी स्क्वायर प्लस 5c प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व जब करोगे तो सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 3c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सी कॉमन लेंगे तो सी प्लस 2 और 3 कॉमन तो सी प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो सी प्लस 2 फिर से कॉमन, तो क्या बचा, सी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सी बराबर -2 और सी बराबर -3। तो सी के जो बराबर मान थे 2 2, तो एक 2 के संगत सी का मान -2 कहलाएगा, दूसरे 2 के संगत सी का मान -3 कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यम के जो 2 बराबर मान है तो दोनों बराबर मान के संगत सी के मान भी न चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस फार्मूले का जो पुराने फार्मूले जो कल फार्मूला लगाए थे उस फार्मूले में यदि यम का मान रखोगे बराबर मानों वालों को तो यहाँ पे 0.0 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे सी का मान निकलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 0 का गुना सी के साथ तो 0, तो 0 बराबर 0 आ गया, तो सी का मान कहाँ निकला। तो ऐसी स्थिति में सी का मान निकालने के लिए इस समीकरण का उपयोग करेंगे। और इस समीकरण में जहाँ यम है वहाँ रख देंगे यम बराबर 2, तो ये सी में एक वर्ग समीकरण आ जाएगा और उसको हल करेंगे तो सी के 2 मान आएंगे। उन 2 मानों में से एक मान यम बराबर 2 के संगत होगा और दूसरा मान यम बराबर दूसरे 2 के संगत होगा। ठीक है, फिर y बराबर एम एस प्लस सी में वैल्यू रख देंगे तो दिए गए वक्र की क्या आ जाएगी, अनंत स्पर्शियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालते हैं। तो कोई वक्र 2 समांतर अनंत स्पर्शियाँ रखता हुआ कब कहलाता है, जब उच्चतम घात के पद में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे यम रखने से जो संबंध प्राप्त हुआ जिसको हम फाई नियम से दर्शाते हैं, इस फाई नियम को 0 के इक्वल करके यम के लिए सॉल्व करेंगे तो यम के जो मान प्राप्त होंगे तो उन मानों में से 2 मान बराबर रहेगा। तो समझ जाना कि ये वक्र की 2 समांतर अनंत स्पर्शियाँ होंगी। तो जब समांतर अनंत स्पर्शियाँ होंगी तो उसके संगत सी का मान यम के जो बराबर मान हैं उनके संगत सी का मान निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग करोगे तो सर्वसमीका आ जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन m2 के संगत सी का मान इसी फार्मूले से निकालोगे। ठीक है, m2 तो बराबर रिपीट मान नहीं है, रिपीट मान कौन है, m1, तो m2 के संगत सी का मान निकालने के लिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन जो रिपीट मान है उनके संगत सी का मान निकालने के लिए इस समीकरण का उपयोग करेंगे। इस समीकरण में जहां यम है वहां यम बराबर मान रख देंगे तो सी में वर्ग समीकरण आ जाएगा। उसको सॉल्व करें तो सी के 2 मान प्राप्त होंगे, तो वे दोनों मान क्रमशः यम के इन 2 बराबर मानों के संगत सी के मान कहलाएंगे। ऐसे फिर जब यम और सी के संगत मान प्राप्त हो गए तो उन मानों को y बराबर एम एस प्लस सी में रखकर दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो इस पर आधारित एक क्वेश्चन, प्रोसेस आपके समझ में आ गया। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। दो समांतर अनंत स्पर्शियाँ निकालते हैं। ठीक है, तो देखो वक्र y क्यूब -5xy² प्लस 8x² माइनस 4s³ माइनस 3y² प्लस 9xy माइनस 6x² माइनस 6x², फिर प्लस 2s माइनस प्लस 2y माइनस 2x, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए, कि अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। इस वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वक्र के समीकरण में उच्चतम घात कौन है, इसमें उच्चतम घात 3, तो 3 घात के पदों में s के स्थान पे 1 और y के स्थान पे m रखने पर। ठीक है, यहाँ उच्चतम वक्र के समीकरण में
उच्चतम घात के पद में, उच्चतम घात अर्थात 3 घात, 3 घात के पद में, के पद में x बराबर 1 y बराबर m रखने पर, तो s बराबर 1 y बराबर m रखते हैं 3 घात के पद में, उसको दर्शाएंगे फाई 3 m से। किसे दर्शाएंगे? फाई 3 m से। तो क्या होगा? s के स्थान पे 1, y के स्थान पे m, तो यह होगा m का क्यूब, यहाँ पे 5 गुणे 1, फिर m का स्क्वायर, 8 गुणे 1 का स्क्वायर ये m, फिर 4 गुणे 1 का क्यूब, ऐसे आ गया। तो फाई 3 m इज इक्वल टू आ गया m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसका? फाई 3m इज इक्वल टू 0 को हल करने पर, ठीक है। अब इसमें 2 घात के पद में भी सबकी जिसकी जरूरत है लिखो, 2 घात के पद में, 2 घात के पद में s बराबर 1 y बराबर m रखने पर तो इसको दर्शाएंगे फाई 2m। तो 2 घात का पद कौन कौन है? ये है माइनस 3 y स्क्वायर तो m स्क्वायर, 9 इंटू 1 इंटू m, 6 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हुआ। तो फाई 2m बराबर क्या आ गया? माइनस 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 6। अब 1 घात का पद, 1 घात के पद में x बराबर 1 y बराबर m रखने पर, ठीक है। तो क्या होगा? 1 घात का पद कौन कौन है? 2y माइनस 2x, तो इसको दर्शाएंगे किससे? फाई 1m। तो क्या होगा? 2m और माइनस 2 इंटू एस का मान 1, यानी 2 इंटू 1 तो 2 है, ये हुआ। फिर क्या करेंगे हम? फाई 3m का इसको हल करते हैं। फाई 3m इज इक्वल टू 0 को हल करने पर, तो फाई 3m क्या है? m का क्यूब 5m स्क्वायर 8m माइनस 4 बराबर 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? m बराबर यदि 1 रख दो तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 8 गुणे 1 तो 9, 1 रखेंगे तो माइनस 5 माइनस 4 तो 9, तो 9 माइनस 9 तो 0, ठीक है। तो समीकरण 1 में m बराबर 1 रखने पर, हाँ, एक मूल निकालने के लिए निरीक्षण विधि होती है ना। m क्यूब का गुणांक 1 है, अचर पद माइनस 4 है, तो 1 का गुणा 4 के साथ करो। 4 किससे किससे कट सकता है? 1 से माइनस 1 से, 2 से माइनस 2 से, 4 से माइनस 4 से। इन मानों में से एक मान ऐसा होगा जिसको रखने से इसका मान शून्य हो जाएगा। तो एक ऐसे रखने से शून्य हो रहा है। m क्यूब का गुणांक 1 है, अचर पद माइनस 4 है, दोनों का गुणा करो तो माइनस 4 आएगा। माइनस 4 किस किस संख्या से कट सकता है? 1 से माइनस 1 से, 2 से माइनस 2 से, 4 से माइनस 4 से। तो इन मानों में से कोई मान ऐसा होगा जिसको इसमें रखेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो पहले मान रखने शून्य हो रहा, ठीक है। तो समीकरण 1 में m बराबर 1 रखने पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? ये देखते हैं 1 का क्यूब माइनस 5 गुणे 1 का स्क्वायर 8 गुणे 1 माइनस 4 बराबर 0। तो 9 माइनस 9 बराबर 0, 0 बराबर 0, ठीक है। अतः m बराबर 1 समीकरण 1 का एक मूल है, तो इम्प्लाइज m माइनस 1 बहुपद, कौन बहुपद? m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m
-4 का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, दूसरे गुणनखंड के लिए इसमें 3 गुणनखंड होंगे। हाँ, तो m-1 का भाग देना पड़ेगा इसमें। तो इसको वैसे भी लगा सकते थे क्या? कैसे लगा सकते थे? जैसे उसमें 10th में लगाया करते थे। तो 10th में तो यही लगाते थे ना। हाँ, और ये लगाते थे, उसके बाद भाग देते थे। हाँ, तो समीकरण एक गुणा, हाँ, तो ये m-1 में किसका गुणा करेंगे ये आए तो भाग देना पड़ेगा। यस सर। तो एक गुणनखंड होगा, तो दूसरे गुणनखंड के लिए, दूसरे गुणनखंड के लिए m³ -5m² + 8m-4 में m-1 का भाग देना होगा, भाग देना होगा। तो 2 भाग, तो यहाँ पे होगा m³ -5m² + 8m-4, भाग किसका देते हैं? m-1 का। कितनी बार जाएगा? m² बार। तो m² का m के साथ तो m³, m² का 1 के साथ तो -m², तो माइनस और ये प्लस, और ये इससे कट गया। ठीक है, तो -5m² + m² तो -4m² + 8m-4। ठीक है, अब कितनी बार भाग जाएगा? -4 बार। तो 4 का गुणा m के साथ तो 4m बार है ना, 4m का गुणा m के साथ तो -4m², -4m का गुणा -1 के साथ तो +4m। अब घटाओगे तो क्या होगा? माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये इससे कट जाएगा। अब 8m से 4m निकल गया तो 4m -4, अब कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4m -4, ये क्या होगा? माइनस है, ये प्लस, तो 0। ठीक है ना। तो क्या जानते हो? भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेष। तो आप जानते थे 11वीं क्लास, तीसरी चौथी क्लास में भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य क्या है? m³ 5m² + 8m-4, भागफल क्या है? m² -4m + 4, भाजक क्या है? m-1, शेषफल क्या है? 0। ठीक है, तो m³ 5m² + 8m-4, अब m-1 होगा m², इसका गुणनखंड करते तो -2m अब +4, ऐसे। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं हम? m-1 और इसमें m कॉमन तो m -2 कॉमन तो m-2, ऐसे। तो m-1 m-2 m-2 ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जो समीकरण आया था, तब m³ -5m² + 8m-4 = 0 समीकरण क्या बन जाता है? ये m-1 m-2 और m-2 = 0। तो m के कितने मान प्राप्त हुए? 1, m बराबर 1, 2 और m बराबर 2। तो m के 3 मान प्राप्त हुए, m बराबर रिपीट मान मिले ना, 2, 2, 1। ठीक है, अब c का सूत्र क्या बताए थे आपको? c बराबर होता है -φ2m / φ3-m, ये बताया था। तो c बराबर माइनस लिखो, अब φ2m का मान क्या है बताओ, देख के बताओ, मिटा दिए ना। φ2m का मान क्या लिखे थे? -3m² +
माइनस 3m² प्लस 9m माइनस 6 प्लस 9m माइनस 6 ये था। और m फाई 3m का मान क्या था, ये है, यही ना था। यस सर। तो इसको m के सापेक्ष अवकलन कर दो तो क्या होगा, 3m², 5 दूना 10m, 8 आएगा। ठीक है, तो c बराबर क्या होगा, 3m² माइनस 9m प्लस 6 अपान 3m² माइनस 10m प्लस 8, ये आ गया। ठीक है, आ गया ये। अब देखो यहाँ पे यदि बराबर मान रखेंगे, यहाँ पे देखो 2 रख देते हैं इसमें, तो 2 दूना 4 3 12 हुआ। अब 12 और 6 18, और 2 रखें 2 दूनी 18, तो 18 माइनस 8 शून्य हो गया। और इसमें भी यदि क्या रख दे 2, तो 4 3 12, और 12 8 20, और यहाँ 20 माइनस 20 तो शून्य, तो 0 5 0 आ रहा है कि नहीं। तो सी का मान कहाँ निकलेगा यहाँ। तो जो बराबर मान है वे इसमें नहीं रखेंगे, बराबर मान के अलावा जो मान है उस वाले मान भर को रखेंगे। बराबर मान तो यहाँ वर्ग समीकरण से निकालेंगे, c²/2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें कौन सा मान रखेंगे, बराबर वाले मान नहीं रखेंगे, क्योंकि बराबर वाले मान रखेंगे भी तो 0 5 0 आएगा, तो हम 1 रखेंगे केवल। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये समीकरण नंबर ए है, तो समीकरण ए में c बराबर 1 रखने पर, समीकरण इसमें ए में समीकरण ए में क्या करें, c बराबर 1 रखने पर, तो क्या होगा, c बराबर 3 गुणे 1 का स्क्वायर, 9 गुणे 1 प्लस 6, और यहाँ क्या होगा 3 गुणे 1 का स्क्वायर, 10 गुणे 1 प्लस 8, तो c बराबर 3 माइनस 9 प्लस 6 अपान 3 माइनस 10 प्लस 8, तो c बराबर क्या होगा, 6 3 9 माइनस 9, तो 0 और यहाँ क्या आएगा 8 3 11 माइनस 10, तो 0/1 आया ना, तो c बराबर 0 माना जाएगा, c का मान 0 आ गया। 0 एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, और जब m बराबर क्या है, मेरा m समीकरण ए में m बराबर 1 रखने पर ना, c बराबर थोड़ी। अब समीकरण पुनः समीकरण ए में m बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, c बर, हाँ 3 गुणे 2 का स्क्वायर, 9 गुणे 2 प्लस 6 अपान 3 गुणे 2 का स्क्वायर, 10 गुणे 2 प्लस 8, तो c बराबर क्या होगा, 4 3 12 और 12 6 18, 18 माइनस 18, और 4 3 12 और 8 20 माइनस 20, तो c बराबर 0/0, ये आ गया। तो इसके नीचे 1 लिखो, तो 0 गुणे c बराबर 1 गुणे 0, तो 0 बराबर 0, जो कि सर्वसमिका है, सर्वसमिका है। तो c का मान तो निकला नहीं यहाँ से। अब ऐसी स्थिति में c का मान निम्न के समीकरण से ज्ञात करते हैं। ऐसी स्थिति में c का मान, ऐसी स्थिति में c का मान, ऐसी स्थिति में c का मान निम्न के समीकरण से ज्ञात करते हैं। कौन से समीकरण से ज्ञात करते हैं, c²/2 का फैक्टोरियल, यही ना। अब फाई 3 डबल डैश m, फिर c की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, फाई 2 डैश m, प्लस क्या लिखेंगे, फाई 3 फाई 1 m इज इक्वल टू 0। ठीक है,
फाई 3m क्या था, देखो यहाँ पे, तो देखो आपको वहाँ फाई 3m ये था, m का क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या इतना लिखे रहो इतना। तो इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, फाई 3-m तो 3m स्क्वायर होगा ना, 5 दूना 10m और ये होगा 8। दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6m और माइनस 10, ठीक है। फाई डबल डैश m आ गया। अब देखो फाई 2m क्या है, बताओ जल्दी से, फाई 2m क्या है, क्या है 3m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर माइनस 10m ना है, हाँ बताओ, तो डैश है ना। फाई 2m को मान बोलो, माइनस 3m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 6, इसका अवकलन कर दो तो फाई 2-m बराबर क्या लिखोगे, 6m प्लस 9, इतना हुआ ना। अब क्या करेंगे, फाई 1m रखो, पहले से पता है, बताओ क्या है फाई 1m, 2m ये। अब c बराबर 2 के संगत, यानी m बराबर 2 के संगत, c का मान निम्नलिखित समीकरण, निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं। कौन समीकरण, फैक्टोरियल फाई 3 डबल डैश m, फिर c की पावर 1/1 का फैक्टोरियल फाई 2-m, फिर क्या लिखोगे, c की पावर 0/0 का फैक्टोरियल फाई 1m इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, c² 2 × 1, फाई 3 डबल डैश m का मान क्या है, फाई 3 डैश डबल डैश तो निकाले नहीं है लगता है, इसका मान एक बार अवकलन करने से क्या आया है, कहाँ है, ये है ना, ये है तो 6 से क्या लिख दें, ये 6m माइनस 10 c/1 का फैक्टोरियल, फाई 2-m क्या है, फाई 2-m ये है माइनस 6m प्लस 9, c की पावर 0 यानी 1, हाँ तो फाई 1m क्या है, 2m माइनस इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखते हैं क्या, c² 2 6m माइनस 10 c/1 माइनस 6m प्लस 9, और क्या होगा 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इससे 2 कॉमन लेके काट भी सकते हैं ना, 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3m माइनस 5, और ये क्या होगा माइनस प्लस c/1 का फैक्टोरियल माइनस 6m प्लस 9, 6m प्लस 9, ठीक है। अब ये क्या लिख दोगे 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या 2 तो काट दोगे ना यहाँ से, तो 3m माइनस 5 c², ये क्या होगा, इसको क्या लिख दोगे माइनस 6m, तो प्लस कर दो यहाँ, ये 6m माइनस 9, ये होगा c।
ठीक है, ये कॉमन ले लिए माइनस, ये माइनस लिखेंगे तो हाँ ना हो जाएगा माइनस। माइनस जब कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, -6m और -9 c/1 का फैक्टोरियल। ये क्या होगा 2m - 2 = 0। m बराबर क्या रखें इसमें, बराबर मान, m बराबर क्या रखें, पुट m बराबर 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 रखने से 3 × 2 -3 5 है तो -5, और फिर क्या होगा c² माइनस 6 × 2 ना -9, ये होगा c, और 2 × m का मान क्या 2 -2 = 0। तो क्या होगा 3 दूना 6, 6 से 5 निकला तो c², 6 दूना 12, 12 से 9 निकला 3m 3c, और ये क्या होगा 2c और -2 = 0। तो इसी को क्या लिख सकते हैं c² -3c या 2c मिलके -c -2 = 0। ये वर्ग समीकरण आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 कम 2, तो c² -2c + 1c -2 = 0। तो c कॉमन लेंगे तो c -2, 1 कॉमन तो c -2 = 0। तो c -2 = 0 r, इसी को क्या लिख सकते, गुणनखंड करेंगे तो c -2 ना हुआ, 1 = 0। c -2 = 0 r, c + 1 = 0, c = 2 r, c = -1। तो 2 बराबर मान के संग c के 2 मान आए तो -3c + 2c कहाँ से आएगा, हैं, -3c + 2c, ये क्या ले 2 दूना 4 है ना, 4 - 2 तो 2 हो जाएगा ना, 7 + 2c ना होगा, तो 6 दूनी 12 से 3, ये 3c है ना। यस सर, अब यहाँ पे क्या आएगा +4 - 2 c² यहाँ पे, अरे देखो अरे ये आया कहाँ से है, इसको ना सॉल्व करना था। तो ये 6 से 5 निकला, यस सर, 1 c², और यहाँ 3 दूना 12 6 दूनी 12, 12 से 9 निकला तो 3c, यस सर, ठीक है। अब ये 2 आएगा ना, 2c नहीं है ना, 2 × 2 -2 है ना, हाँ तो उसका 2 होगा, 2 होगा = 0 ऐसे, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 गुणनखंड हुआ तो c² -2c -c + 2 = 0। तो c कॉमन तो c -2 और -1 कॉमन तो c -2 0। तो c -2 और c -1 = 0। तो c = 1, 2, ठीक है, 1, 2। तो क्या लिखेंगे जब c = 1, अब c = 1, तो इसका मतलब क्या है कि हम के जो 2 मान न थे 2 2, तो c के मान आ गए, एक ये होगा एक ये, और एक मान पहले निकला ही था, m बराबर 1 के संग c का मान क्या निकला था 0, यस सर, ठीक है। तब दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियाँ, तब दिए गए वक्र की 2 समांतर अनंत स्पर्शियाँ क्या होंगी, y बराबर m(s + c), तो y बराबर m का मान 2s + c का मान क्या रखे 1, और y बराबर 2s + c का मान 2। एक c का मान 1 है, एक c का मान 2 है, m का मान दोनों स्थान में 2 2 है। यस सर, ये दोनों समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं, तथा एक अन्य अनंत स्पर्शी
क्या होगा y बराबर m1x प्लस c1। तो y बराबर m1 का मान क्या था, 1 ना यस सर। कि -1? y बराबर m का मान 3 थे तो 1 था, हाँ 1 था। तो 1x, c1 का मान 0 ना, यस सर। तो ये वाली अनंत स्पर्शी y बराबर ऐसे है। तो एक अनंत स्पर्शी ये है और दो अनंत स्पर्शियाँ ये हैं, ये और ये। तो ये दोनों समांतर क्यों हैं? क्योंकि दोनों की प्रवणता समान है। देखो s का गुणांक क्या होगा 2, y बराबर ms प्लस c से तुलना करोगे तो m बराबर 2, y बराबर ms प्लस c से तुलना करो तो m बराबर 2, दोनों की प्रवणता समान है। तो ये दोनों समांतर अनंत स्पर्शी हैं। इसके अलावा एक और अनंत स्पर्शी y बराबर s भी हो गए। तो इस प्रकार किसी वक्र की दो समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए ये तरीका है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।